बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य की कक्षा में कक्षा 6 का पाठ गोपी पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना ही नहीं सिखाता, बल्कि अपितु उसके साथ साथ हमें जीवन जीने की कला और उसके महत्व के बारे में भी हमने उससे अवगत कराता है। तो आइए आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा अध्याय 19 गोपी। पाठ परिचय में हम जानेंगे कि साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति जो एकदम सीधा साधा लगता है, वो व्यक्ति कभी कभी ऐसे संभव असंभव से कार्य कर दिखाता है जिसकी कोई कल्पना जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। इस कहानी का मुख्य पात्र गोपी ऐसा ही एक चरित्र है जो न तो अंग्रेज अफसर से डरता और न ही समाज के तानों से डरता था। उसमें कुछ कमियां हैं तो कई खूबियां कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ उसके साथ में बुराइयां भी हैं। आइए इसे शुरू करें। एकाएक देखने में एक छोटा सा प्रभावहीन व्यक्ति लगता था। न शरीर में ओज न वाणी में प्रखरता, पर वास्तव में स्थिति बिल्कुल विपरीत थी। जो दिखता था उससे बिल्कुल उल्टा था। विपरीत एकदम अपोजिट या उल्टा होना। गेहुए वर्ण की नाटी छरहरी देह, नाटी कद कम जिसे होता है उसे नाता कहा जाता है। छरहरी फुर्तीला शरीर, पतला मुख, मिचमिची आंखें छोटी छोटी सी आंखें, बिल्ली की सी मूछ और वैसी ही गतिविधियां। उसकी मूछ की तुलना किससे की गई है? बिल्ली के समान की गई है। और वैसी ही गतिविधियां, जैसे जितनी फुर्ती बिल्ली में थी उतनी ही फुर्ती इस व्यक्ति में भी है। इस क्षण इधर ओंग रहा है तो उस क्षण उधर दौड़ रहा है, बहुत ज्यादा फुर्तीला व्यक्ति है ये। वाचाल ऐसा कि नींद में भी क्रियाशील। वाचाल हाजिर जवाब, जवाब देने वाला ऐसा कि नींद में भी वो जवाब दे सकता है। घुटनों तक की धोती पहनते थे। सिर पर पतला सा मुडासा, जो सिर को कवर कर लेता है, सिर को ढक लेता है, उसे मुडासा कहा जाता है। बदन पर कुर्ता या कमीज, कंधे पर गमछा, धोती या चादर। गमछा या धोती या फिर चादर वो अपने कंधे पर डाले रखता था। शोभा के लिए इतना नहीं जितना घर जाते वक्त कुछ ना कुछ ले जाने के लिए। हाथ में वह लकड़ी अवश्य रखता था, क्योंकि उसे कुत्तों से डर लगता था। कहीं कुत्ते न काट खाए, अपने बचाव के लिए वो हाथ में लकड़ी रखा करता था। विशेष अवसरों पर सरकारी लंबा कोट पहनता और पेटी भी बांधता था। पेटी अर्थात बेल्ट भी बांधता था वो, जिससे कुछ लंबा लगने लगता था। स्वभाव में एक विशेष दृढ़ता थी, अक्कड़पन और मस्ती झलकती थी, वो मस्त मौला इंसान था। दबना उसने कभी सीखा ही नहीं, वो कभी भी किसी गलत बात पे झुकता नहीं था। वह जीवन भर चपरासी रहा, उसका जो प्रोफेशन था, उसका जो पेशा था, वह क्या था? चपरासी का उसका पेशा था। 20वीं सदी की दूसरी शताब्दी में शायद 3-4 रुपए माहवार, 3-4 रुपए उसे महीने के तनख्वाह उसे मिलती थी। वह नौकर था और जब उसे अवकाश दिया गया तो महंगाई भत्ता मिलाकर लगभग 32-35 रुपए पाता था वह। लेकिन इसी आमदनी में उसने एक लड़की गोद ली और शक्कर खिलाकर उसके हाथ पीले किए, उसका विवाह कर दिया। जो बेटी उसने गोद ली थी उसकी शादी कर दी। उसकी औलाद नहीं थी। लोगों ने आपत्ति करी, लोगों ने कहा कि इसकी औलाद नहीं है। दुनिया लड़का गोद लेती है जिससे नाम चले, पर तुम नई चाल डाल रहे हो। लोग क्या सोचते हैं कि लड़का ले लेंगे तो हमारा वंश आगे चलेगा या हमारा नाम आगे चलता रहेगा। लड़कियों को इसीलिए लेना नहीं चाहते क्योंकि लड़कियों को लोग आज के टाइम में भी क्या मानते हैं? पराया धन। इसी तरीके से यहाँ पर भी है। उसने जवाब दिया, देखो जी, नाम चलता किसने देखा? जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे क्या पता मेरा नाम चल रहा है या नहीं। मेरे लिए तो लड़का लड़की दोनों ही एक बराबर है। उसने तर्क मौलिक होते थे,
उसके तर्क कैसे होते थे? मौलिक होते थे। एक बार एक ठेकेदार ने चना देने का ठेका लिया। बड़ा ठेका था और उन दिनों आसानी से किसी की आंख में धूल भी नहीं झोंकी जा सकती थी, यानी किसी को पागल नहीं बनाया जा सकता था इतनी आसानी से। स्वयं सबसे बड़ा अफसर माल की जांच पड़ताल किया करता था, यानी जो उस ऑफिसर था वो खुद उसको चेक किया करता था, उसकी जांच करता था। इसीलिए जब ठेकेदार ने फार्म के आंगन में चने के ढेर लगवा दिए, तब कर्नल पूरे अमले के साथ निरीक्षण करने आया, यानी चेक करने आया कि वो सही है या नहीं है। कई क्षण वह घोड़े पर चढ़ा इधर उधर घूमता रहा, फिर एकदम से बोला, एकाएक बोला, यानी एकदम से वो बोला, उठा, हम यह माल नहीं लेगा, हम ये माल को नहीं लेंगे। जैसे वज्रपात हुआ, यानी वज्र से किसी पर हमला हो गया। बूढ़े ठेकेदार को काटो तो खून नहीं था, यानी वो एकदम परेशान हो गया। गिड़गिड़ा कर बोला, हुजूर, हम कुछ नहीं जानता। कहते कहते वह घोड़े से उतरा और एक ढेर में से कुछ फलियां उठाकर बोला, हमने चना मांगा था, यह कूड़ा नहीं, यह सब क्या है? निमिष मात्र में सारा, यानी थोड़े ही पल में सारा आंगन निस्तब्ध हो गया, यानी एकदम सन्नाटा छा गया। अब माल के नामंजूर होने में कोई संदेह नहीं। कर्नल उसी आवेश में उन फलियों को बूढ़े ठेकेदार की नाक के पास ले गया और कड़क कर बोला, हम पूछता है यह सब क्या है? बूढ़ा ठेकेदार कांपने के सिवा, यानी डर के सिवा और कुछ नहीं कर पा रहा था। कर्नल ने अपना प्रश्न फिर से दोहराया। तभी सहसा गोपी बोल उठा, हुजूर, यह चने की माँ है। एक साथ सबकी आंखें उसकी ओर चली गई। किसकी तरफ? गोपी की तरफ। कंधे पर दुपट्टा डाले, हाथ में लकड़ी लिए वह मुस्कुराता हुआ खड़ा था। कर्नल इसकी ओर देख रहा था। यह जानकर हमने बड़े अदब से कहा, हुजूर, यह चने की माँ है। आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। कर्नल ठहाका मारकर हंस पड़ा, बोला, ठीक ठीक, तुम ठीक बोला, और वह आगे बढ़ गया। गोपी की सहज बुद्धि अक्सर पढ़े लिखों को पछाड़ देती थी, यानी हरा देती थी। अक्षर ज्ञान से आदमी पढ़ा लिखा माना जाता है, पर सहज ज्ञान से आदमी बुद्धिमान बनता है। गोपी कितना काम करता था, इसकी कल्पना भी आज कोई नहीं कर सकता, यानी वो बहुत मेहनती व्यक्ति था। सवेरे 8 बजे दफ्तर पहुंचता तो वही रात के 8 बजे आज की रात बच जाते, यानी पूरे दिन वो अपने दफ्तर में, अपने ऑफिस में कार्य करता था। फिर बड़े बाबू के घर का काम, छोटे बाबुओं के खाने की व्यवस्था। ओ गोपी कहाँ गया? गोपी दूध लाया, गोपी यह ले जा, गोपी खाना ले आ, गोपी यह बस्ता घर दे आना, आदि आदि हर रोज होता, यानी वो सभी के काम बड़े हंस के और दिलेरी से किया करता था। गोपी पूरी बात कभी न सुनता, लेकिन क्या मजाल की कान में चूक हो जाए, यानी वो अपने काम में पक्का था। यो उसके मन में आता तो बैठे बैठे सो जाता, फिर भले ही तूफान उठे या भूकंप आए, उसे कोई भी चिंता नहीं रहती थी। अद्भुत इंसान था गोपी। प्रसन्न हो तो प्राण अर्पण कर दे, यानी जब वो खुश है तो अपनी जान भी दे देगा आपके लिए, और अप्रसन्न में, यानी जब खुश नहीं है तो जन्म जन्म का शत्रु हो जाए, यानी बहुत लंबी शत्रुता निभा लेता था। एक बार माताजी बीमार पड़ी, किसी जड़ी बूटी की जरूरत थी। गोपी जब तक बूटी न ले आया चैन से नहीं बैठा। उसकी जान न जाने किस किस के लिए हाजिर रहती थी, यानी वो सभी के काम आने के लिए तैयार रहा करता था। बड़े बाबू की माताजी का देहांत होने पर वह उनकी अस्थियां लेकर गंगा जी गया। अस्थि विसर्जन करने के लिए गोपी ही गया। सब धार्मिक कृत्य हो जाने पर उसने एक भोजनालय खोज निकाला। उन दिनों चवन्नी खुराक का नियम था, लेकिन कुछ देर बाद ढाबे वाले ने पाया कि एक नया ग्राहक तो उस
सीमा को पार कर चुका है। उसने हाथ खींचना शुरू किया। दाल मांगे तो ना, साग मांगे तो ना, चटनी मांगे तो ना। आखिर गोपीर ने कहा, रोटी तो है। ढाबे वाले ने कहा, ठहरो अभी लाते हैं। इधर गोपी था कि पूर्ण शांत था, यानी वो शांत से बैठा था। त- तनिक मैल, यानी थोड़ा भी मैल नहीं था, तनिक व्यग्रता नहीं। नमक के साथ ही 25वीं रोटी को उदरस्त किया, यानी उसने 25वीं रोटी अपने पेट में खा ली और कहा, रोटी लाओ भाई। अब तो ढाबे वाले के धीरज का बांध टूट गया, यानी अब जो उसके अंदर धैर्य था वो टूट पड़ा कि कोई इंसान इतना कैसे खा सकता है। स्पष्ट शब्दों में उसने कहा, अब रोटी नहीं मिलेगी। उसने बोला, क्यों भाई? एक थाली में 8 से ज्यादा रोटी नहीं होती। लेकिन हमारी बात तो खुराक की तय हुई थी, यानी जितना पेट आपका भरे उतना खा सकते हो। ढाबे वाला उठा, ढाबे वाला उड़ा खड़ा हुआ। कुछ भी हो, अब और नहीं दूंगा। गोपी बैठा रहा, मैं भी खुराक पूरी करके ही उठूंगा। बात बढ़ी, भीड़ बढ़ी। एक सज्जन ने पूछा, कहाँ के रहने वाले हो भाई? गोपी ने जवाब दिया, हरियाणा का हूं। तभी वो सज्जन ठहाका मारकर हंसे। ढाबे वाले से बोले, पूछकर सौदा किया कर, ये लोग हमारी तरह 5-6 फुलके नहीं खाते, खुराक खाते हैं। अब जब उसने हरियाणा का नाम सुन लिया तो वो हंस गया, क्योंकि हरियाणा वाले ज्यादा खाना खाते हैं। अब तक दुनिया को लूटता रहा, आज लूटकर भी देख। चल अब खिला अपने ताऊ को। गोपी निश्चित ही अनपढ़ और अनगढ़ था, पर वह अपना मूल्य जानता था। वह मनुष्य तो था, पर ऐसा मनुष्य जो सबसे पहले काम में विश्वास करता था। वह बोलता रहता, चलता रहता, पर काम भी नहीं रुकता था। वो अपने काम को हमेशा दिमाग में रखता था, उसकी किसी भी कार्य से उसका काम प्रभावित नहीं हुआ करता था। यही उसका एक बहुत अच्छा गुण था। सवेरे शाम, तपती दोपहर, रात, बारिश यानी वर्षा, शीत सर्दी गर्मी, कभी भी उसमें ऐसा कुछ था जो मनुष्य को मनुष्य बनाता था। आज वही ऐसा कुछ खो गया है और खोता ही जा रहा है। इस सुंदर से पाठ के रचयिता हैं विष्णु प्रभाकर। आज की हमारी साहित्य की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर फिर से रोचक पाठ लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।